बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन चैप्टर में से हम एक मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो डिस्कस करेंगे। मेमिलियन डाइजेस्टिव ट्रैक को जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी मूवमेंट्स और उसके कंट्रोल की बात करेंगे, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ऑरल कैविटी के रोल पे। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम की। मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में तो ह्यूमन भी आते हैं, बाकी पिग है, बियर है, रैकून्स हैं और कुछ दूसरे मैमल्स मोस्टली जो ओमनीवोर्स हैं। एक ओमनीवोर मैमल ऐसा जो है वो मैमल है जो दोनों तरह की फीड के ऊपर गुजारा करता है। मतलब वो प्लांट सोर्स को भी खाता है, वो एनिमल सोर्स को भी, वहां से भी खुराक लेता है। तो फिर वैरायटी ऑफ फूड के लिए उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर भी वैरायटीज है। उसको मैकेनिकली, उसको केमिकली उस खुराक को डाइजेस्ट करना होता है और एब्जॉर्ब करना होता है। तो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें किस तरह से मोटिलिटी हो रही है, उसका कंट्रोल कैसे है, और कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो साथ मिलकर जो वो काम कर रहे हैं। हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की और एक उससे एसोसिएटेड एक्सेसरी ग्लैंड्स की, एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मॉडल के तौर पर लेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, तो इसमें जो मेन चीज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एलिमेंट्री कैनाल है, जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और टिल एनस जो है वो जा रही है। इसमें हमारी ओरल कैविटी इन्वॉल्व है। ओरल कैविटी के अंदर टीथ है, टंग है, ठीक है। उसके बाद जो फेरेंक्स की बात आती है, फेरेंक्स के बाद एसोफेगस है, एसोफेगस से आगे ये लीड करती हुई कैनाल जा रही है स्टमक की जानब, जो कि एक्सपेंशन है थोड़ी। स्टमक से आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट हैं जी। पहला ड्यूडिनम है, दूसरा जिजिनम है, तीसरा जो है वो इलियम है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है एलिमेंट्री कैनाल में। लार्ज इंटेस्टाइन उसके भी जो है वो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट उसका सीकम है, उसके बाद जो है वो उसका दूसरा पार्ट है दैट इज द कोलॉन। कोलॉन के बाद जो है वो रेक्टम है, और रेक्टम के बाद जो है वो फिर ओपनिंग है, एनल ओपनिंग है। ये टोटल हमारे पास डाइजेस्टिव कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है दैट। अब इसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स अगर हम बात करें तो ओरल कैविटी में इसके साथ एसोसिएशंस बनाए हुए हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो कि पैरेटिड ग्लैंड्स की सूरत में भी हैं, जो सब लिंगुअल ग्लैंड की सूरत में भी हैं, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सूरत में। ये सलाइवरी ग्लैंड ओरल कैविटी के साथ है एक्सेसरी। उसके बाद जो है वो फिर लिवर, और लिवर में मौजूद जो गाल ब्लैडर है, और फिर पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज से निकलने वाली पेंक्रियाटिक डक्ट और गाल ब्लैडर से निकलने वाली बाइल डक्ट, ये दोनों जाके लिंक करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। तो इसका मतलब है लिवर और पेंक्रियाज वो भी यहाँ पर एक्सेसरी ऑर्गन्स के तौर पर है। लिवर के अंदर गाल ब्लैडर एक स्टोरेज के लिए स्ट्रक्चर है, और पेंक्रियाज ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है अलॉन्ग विद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर। हम वन बाय वन जो डिस्कस करते हैं सारी स्ट्रक्चर्स को। आज हम बात स्टार्ट करेंगे ओरल कैविटी से, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ये किस स्टेप पर मुश्तमिल होता है मैमल्स के अंदर। मेमिलियन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो न्यूट्रिशन हो रही है, सबसे पहले तो इंजेक्शन है और आपको इनटेक करना। ओरल कैविटी के एंड तक ये हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स के तहत हम इसको च्यू कर रहे हैं, हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। जो अगर रिजेक्ट करनी है तो रिजेक्ट कर देते हैं अगर एक्सेप्ट करनी है तो स्वेलो कर देते हैं। जैसी स्वेलिंग हो जाती है तो
उसके बाद टिल एनस पेरिस्टालसिस है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसके नतीजे में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, दे विल मूव इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दो तरह की मूवमेंट्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और दूसरी सेगमेंटेशन है, मिक्सिंग मूवमेंट है। सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन बेसिकली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सिक्रीशंस होंगी, उन सिक्रीशंस को मिक्स करना है खुराक के साथ। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये प्रोपल्सिव मूवमेंट है, जिसमें प्रोपेल करना है फूड को आगे की जानब, ताकि वो खुराक जो है वो मूव करती रहे एलिमेंट्री कैनाल में और उसको प्रोसेस किया जा सके। एलिमेंट्री कैनाल से सिक्रीशंस भी हैं मुख्तलिफ तरह की, मुख्तलिफ हार्मोन्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं, इससे मुख्तलिफ तरह के आइंस भी हैं, वाटर भी है, म्यूकस भी है, जो मुख्तलिफ पार्ट से इसकी सिक्रीशन भी हो रही है। और फिर डाइजेशन जो मेन काम है इसका, ठीक है, लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर में तोड़ना, ये भी जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स में हो रही है और डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब भी हो रही है। ये एलिमेंट्री कैनाल में जो पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होके ये ब्लड में जाएगी या लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगी न्यूट्रिएंट्स, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही वो इस एलिमेंट्री कैनाल से डेफिकेट हो रही है, ठीक है, उसकी एलिमिनेशन हो रही है, डेफिकेशन हो रही है, इजेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये 7 काम ऐसे हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है, एलिमेंट्री कैनाल जो कर रही है, जो हमारी जो है वो डाइजेस्टिव कैनाल कर रही है। न्यूट्रिशन में एसिमिलेशन भी आता है, एसिमिलेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं हो रही, एसिमिलेशन सेल लेवल पे होती है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर डिस्कस भी नहीं किया। अभी हमने बात की कि जैसे हम खुराक को इंजेस्ट करते हैं, तो इंजेस्ट करने के बाद ये खुराक स्वेलो जैसे हो जाती है, स्वेलो होने के बाद ये खुराक मूव करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और इसके मूव करते हुए ये प्रोपेल होती जाती है आगे, प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है, कुछ मिक्सिंग मूवमेंट की भी हमने बात की थी। ये मूवमेंट होती कैसे है? उसके अलावा हमने कहा सिक्रीशन होती है, ये सिक्रीशन होती कहाँ से है? अगर हम मेमिलियन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के किसी सेक्शन को काट के देखें, उसका क्रॉस सेक्शन देखें, तो पता चलेगा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसमें मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इसमें मुख्तलिफ लेयर्स हैं। जो मेमिलियन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, दैट इज सीरोजा, ठीक है, दैट इज सीरोजा, सीरस। माइस्ट एपिथेलियल शीट है ये, माइस्ट एपिथेलियल शीट है ये, और ये लाइन कर रही है विद पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियम के साथ मिले हुए है। तो पेरिटोनियम जो है वो लाइन करती है एब्डोमिनल कैविटी को, तो इसका मतलब है जितने भी ये इंटरनल ऑर्गन है दे आर कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, और ये पेरिटोनियम का लिंक है सीरोजा के साथ, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की 2 लेयर्स हैं, एक लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पर मुश्तमिल है और दूसरी स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स पर। तो स्मूथ मसल्स की 2 लेयर है सीरोजा के अंदर की जानब, वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर, अनदर वन इज द सर्कुलर मस्कुलर लेयर। उसके नीचे सब म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा ये तीसरी लेयर है, जिसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं, और सब म्यूकोजा के अंदर म्यूकोजा मौजूद है, दैट द सेंट्रल ओपनिंग, अंदर ल्यूमन की जानब, अंदर ट्यूब की जानब वो ओपन हो रही है, और इस म्यूकोजा के अंदर मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो जो मस्कुलर लेयर है ना, मसल लेयर, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर फूड की मिक्सिंग भी और प्रोपल्जन भी होती है, क्योंकि खुराक का सिक्रीशंस के साथ मिक्स होना और मूव करना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, दैट इज ड्यू टू द मस्कुलर लेयर। 2 तरह की मूवमेंट्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में,
मैंने पहले भी बात की, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और दूसरी सेगमेंटेशन है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये प्रोपल्सिव मूवमेंट है और जो सेगमेंटेशन है वो मिक्सिंग मूवमेंट्स है। ये हमने नॉट में डिस्कस की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वॉल को हमने देखा तो पता चला कि इसमें अंदर ये जो कैविटी है, जो ल्यूमन है, उस ल्यूमन के बाहर म्यूकोजा है, उस म्यूकोजा के बाहर सब म्यूकोजा है, यानी कि इनर मोस्ट इज द म्यूकोजा, उसके बाहर सब म्यूकोजा, उसके बाहर मस्कुलैरिस यानी कि मसल लेयर, और सबसे बाहर सिरोजा। ठीक है, तो जो खुराक की जानब अंदर है, जो टच हो रही है विद फूड, दैट इज द म्यूकोजा, क्योंकि खुराक ने अंदर ल्यूमन में जाना है, ट्यूब में जाना है। और जो बाहर विसरल ऑर्गन के साथ जो टच हो रही है, दैट इज सिरोजा। जो पेरिटोनियल लाइनिंग के साथ टच हो रही है, दैट इज सिरोजा। तो ये लेयर्स हैं, 4 लेयर्स मेन हमने डिस्कस की। अब मैंने कहा 2 तरह की मूवमेंट होती है, एक मिक्सिंग मूवमेंट है, एक प्रोपल्सिव मूवमेंट है। पहले हम प्रोपल्सिव मूवमेंट की बात कर लेते हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। पेरिस्टाल्सिस के दौरान क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो फूड है वो एडवांस मूव करती है, यानी कि आगे को मूव करती है। इसमें होता क्या है कि जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स है ना, उनके जो रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग की वजह से अंदर जो खुराक है, जो बोलस है, उसके ऊपर एक प्रेशर आता है। उस वक्त जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो रिलैक्स करते हैं, और जब वो प्रेशर आता है तो ये खुराक आगे मूव कर जाती है, प्रोपेल हो जाती है। फिर वो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे वो रिलैक्स हो जाते हैं, और उससे अगले मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन वेव प्रोड्यूस होती है, और इस कॉन्ट्रैक्शन वेव की वजह से ही खुराक मूव करती है पेरिस्टाल्सिस की सूरत में। बाज़ ये पेरिस्टाल्सिस एंटी पेरिस्टाल्सिस की सूरत में भी हो सकता है, अगर इसका कंट्रोल प्रॉपर ना रहे, खुराक के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए जिसको जो है वो फिर वोमिट की सूरत में बाहर निकाले। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो पेरिस्टाल्सिस है, ये ऐसी समझ लें कि जैसे हम एक ट्यूब में से मटेरियल को बाहर निकालते हैं ना, जैसे हम टूथपेस्ट की बात कर लें तो पीछे दबाव देंगे तो उसके अंदर जो भी वो मटेरियल है वो सारा बाहर आके मूव करेगा। सेम केस यहाँ पे उसके एनालॉगस बात होगी। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर भी रिंग है स्मूथ मसल्स की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, और वहां पर जो है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जब होती है मटेरियल की, तो उसकी वजह से सेम प्लेस पे अगर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है मटेरियल की, तो वहां पर सिक्रीशंस के साथ वो चीज मिक्स हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन मूवमेंट ये मेनली हो रही है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के अंदर जब ये चीज देखी गई है सेगमेंटेशन मिक्सिंग, तो मिक्सिंग मूवमेंट भी है और प्रोपल्सिव मूवमेंट भी है, दोनों। स्फिंक्टर्स का रोल भी है यहाँ। स्फिंक्टर्स बैक फ्लो को रोकते हैं, जैसे एसोफेजियल स्फिंक्टर है, तो एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो खुराक को वापस एसोफेगस से ऑरल कैविटी में आने से रोकेगा। ऐसी कार्डियक स्फिंक्टर है, वो स्टमक से एसोफेगस में आने से रोकेगा। ऐसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वो इंटेस्टाइन से स्टमक में आने में रोकेगा। इलियोलिक स्फिंक्टर है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से रोकेगा वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के स्फिंक्टर है। एनोरेक्टर स्फिंक्टर है, और फिर जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं जो कि डेफिकेशन का सबब बनते हैं। ये जो स्फिंक्टर्स हैं ये बेसिकली क्या है, रिंग्स हैं स्मूथ या स्केलेटल मसल्स के, एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक रीजन। जैसे कार्डियक स्फिंक्टर है, ये एसोफेगस और स्टमक के दरमियान है। पाइलोरिक स्फिंक्टर है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी का जो कंट्रोल है वो बेस करता है वॉल्यूम के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर, उस खुराक की जो ल्यूमन में मौजूद है। अगर हम बात करें जो इंजेस्टेड फूड है तो डिस्टेंस कर रही है गट के अंदर, ठीक है, तो गट वॉल में जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो उसको स्टिमुलेट कर रही है, और उसकी वजह से जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट्स बढ़ जाती है। अगर खुराक नहीं है वहां पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट्स
कम हो जाती हैं, और अगर बिल्कुल नहीं है, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गया, तब भी शुरू हो जाती है, जिसको हम हंगर पेंस के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डाइजेशन भी, वो भी गट वाल के अंदर जो मौजूद केमिकल रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो जो मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई मिलेंगे, जो रिसेप्टर्स मौजूद है गट वॉल में, वो जो है वो रिसीव करते हुए उन स्टिमुलाई को वो करवा रहे हैं टोटली मूवमेंट, पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन, जिसकी वजह से ना सिर्फ सिक्रीशंस मिक्स होंगी खुराक के साथ, बल्कि खुराक आके प्रोपेल भी होगी। ये लोकल लेवल पे तो कंट्रोल हो ही रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस नर्व पाथवे वो भी रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट हैं, तो इस तरह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो लोकल पाथवे भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत भी दोनों चीजें मिलके ये कंट्रोल कर रही हैं होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के तहत गट के अंदर मोटिलिटी को। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो एंडोक्राइन सेल हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे दो मेन हार्मोन आपने पहले पढ़े भी हुए हैं, गैस्ट्रिन है और सेक्रेटिन है। तो ये हार्मोन्स भी क्या कर रहे हैं, ये भी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट। तो इसका मतलब है हार्मोनल कंट्रोल भी है, नर्वस कंट्रोल भी है, लोकल कंट्रोल भी है। ये पेरिस्टालसिस दिखाई गई है, किस तरह से एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन हो, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होके वो बोलस को आगे धकेल रहे हैं वो फिर रिलैक्स हो जाएंगे और अगले मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन दैट मूव इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव। और फिर जो लोकल लेवल पे जो है वो कंट्रैक्शन रिंग, वो मुसलसल जो है वो जब मूव, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, तो अंदर जो खुराक है उसमें मिक्सिंग मूवमेंट्स आती हैं। तो प्रोपल्सिव मूवमेंट भी है, मिक्सिंग मूवमेंट भी है, दोनों तरह की मूवमेंट्स जो है वो इसमें हमने डिस्कस करी। अब हम बात कर लेते हैं ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं? लिप्स है, हाईली वस्कुलराइज्ड स्केलेटल मसल के टिश्यू हैं ये, ठीक है, जिसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स बहुत ज्यादा है। ये ना सिर्फ च्यू में मदद देते हैं बल्कि फोनेशन के अंदर, साउंड प्रोटेक्शन के अंदर भी ये मदद देते हैं। ऑरल कैविटी में टंग भी है, टीथ भी हैं, ठीक है। तो जो मैमल्स के अंदर खुराक की वैरायटी की वजह से, ठीक है, बात हुई तो जो मैमल्स के अंदर खुराक की वैरायटी की वजह से ये जो टीथ है उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है। ये मॉडिफिकेशन क्या है? ये मॉडिफिकेशन टीथ के ऊपर एनामल की कवरिंग है, जिसकी वजह से ये टूथ के जल्दी नहीं होता, हाईली कवर्ड विद हार्ड मटेरियल है एनामल, जिसकी वजह से टीथ वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं, वो फोर्स कर सकते हैं, खुराक को तोड़ सकते हैं। और फिर जास बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन डोर जा। तो ये चीइंग के अंदर, मेस्टिकेशन के अंदर ये चीज हेल्पफुल हो रही है। जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर आप देखें, ये जो टीथ जो गम्स के अंदर है वो तो रूट्स, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है, अंदर कैविटी भी मौजूद है, उसके बाहर डेंटाइन है। लेकिन ये जो मैं बताना चाह रहा था, इनेमल, जो बाहर क्राउन नजर आ रहा है, उस क्राउन के ऊपर ये जो हार्ड लेयर है इनेमल, ठीक है, इस इनेमल की वजह से टीथ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने हार्ड हैं कि ये क्रशिंग के अंदर, बाइटिंग के अंदर, ठीक है, टीयरिंग के अंदर ये आसानी से यूज हो सकते हैं। टीथ में एनिमल्स के अंदर एक वैरायटी भी है, मैमलियन टीथ के अंदर वैरायटी है दे आर ऑफ 4 टाइप। जैसे सामने वाले जो है ये एनसाइजर्स हैं, फिर नुकीले जो दांत हैं वो कैनाइन्स हैं, फिर प्री मोलर्स है उससे पीछे, और सबसे पीछे मोलर्स हैं।
आपने ये मैमल वाले चैप्टर में कॉर्डेट्स में इसका डेंटल फार्मूला मुख्तलिफ मैमल्स का डिस्कस भी किया। वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू फीड। जो ओमनीवोर है उसमें चारों किस्म के होंगे, जो कार्निवोर है उसमें कैनाइन ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, जो हर्बीवोर है उनमें जो है वो इंसाइजर्स और प्रीमोलर ज्यादा डोमिनेंट होंगे, उनके अंदर कैनाइन मिसिंग होंगे, वहां पर डायस्टिग्मा होगी। तो ये टीथ में मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड का रोल है, वो सलाइवेशन करेंगे, सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे। 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड है, वो तीनों हमने डिस्कस किए हुए इंटर लेवल पे भी, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उनसे ये जो सलाइवा प्रोड्यूस होगा, ये सलाइवा करेगा क्या? बेसिकली सलाइवा एक वाटरी फ्लूइड है जिसमें एंजाइम्स भी मौजूद है, जिसमें म्यूकस भी मौजूद है, बाइकार्बोनेट्स भी मौजूद है। ठीक है, ये सलाइवा क्या करेगा? खुराक को मॉइस्ट करेगा, ठीक है, उसको म्यूसिन के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगा, म्यूकस उसमें शामिल करेगा, और उसके अलावा जो है वो उसको मॉइस्ट मास में, बोलस में कन्वर्ट करने में मदद देगा। उसमें मौजूद बाइकार्बोनेट साइंस ये पीएच को जो है वो मेंटेन रखने में मदद करेंगे, बफर के तौर पर काम करेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल करने के लिए रोल प्ले करेंगे, और एंजाइम्स को ऑप्टिमम स्टेट देने के लिए जब अपना रोल प्ले करेंगे। और इसमें मौजूद एक एंजाइम एमाइलेज, वो क्या करेगा? वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये सलाइवा के जो वो मेन पॉइंट्स थे, सलाइवा का जो वो मेन रोल था। तो ओरल कैविटी सलाइवा के थ्रू और उसके साथ रिलेटेड सेंसेशन के थ्रू और उसमें मौजूद टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स के थ्रू सिलेक्शन ऑफ फूड करेगी, उसकी मैस्टिकेशन करेगी, उसके अंदर मिक्सिंग करेगी और उसकी पार्शियल डाइजेशन करेगी, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे काम मैमल्स में होंगे। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे जो व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। इसका बाकी पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे।